आज का क्वेश्चन हम लोग का है 49 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को लाइए, क्वेश्चन पेपर को देखा जाए। 49 नंबर क्वेश्चन में एक छोटा सा गड़बड़ी भी दिया हुआ है। 49 नंबर ना है, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि जेट लिमिटेड कंपनी 2020 को 100 रुपये वाला 42,000 7% वाला डिवेंचर 10% प्रीमियम पे इशू कर रहा है। इसका छोटा सा नक्शा हम यहाँ बना दिए हैं, देखिए 42,000 शेयर है 7% वाला और 100 रुपये का था, 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए 42,000 इंटू 100 अगर करेंगे तो इसका फेस वैल्यू हो जाएगा 42 लाख। ध्यान दीजिए इधर 42 लाख हुआ और प्रीमियम कितना हुआ 10%, तो 42 लाख का 10% 4,20,000 हुआ। तो दोनों मिला के 46,20,000 का डिवेंचर हम लोग इशू किए हैं। तो पहले इसका एंट्री इशू का कर लीजिए। अब इशू का एंट्री क्या होगा देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि एक ही बार में पैसा ले रहे हैं ना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और चूंकि सिक्योरिटी प्रीमियम ले रहे हैं डिवेंचर इशू करते समय, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कीजिएगा, क्रेडिट कर दीजिए। ये कंपनी की फायदा है। 4,20,000 ये दोनों मिला करके आपका 46,20,000 हो गया। यहाँ तक तो सही है, ठीक। अब एक काम कीजिए, डिवेंचर इसको एंट्री को क्लोज कर देंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट, तो 46,20,000 जो ये अमाउंट था ये अपना यहाँ पर आ गया। ये तो डिवेंचर इशू करने का एंट्री कंप्लीट हो गया। अब कन्वर्सन का मतलब क्या होता है कि जिस पब्लिक को आप डिवेंचर इशू किए थे ना, तो वो पब्लिक अब डिवेंचर आपको रिटर्न देना चाह रहा है। वो पब्लिक आपको डिवेंचर रिटर्न देके अब बदले में आपसे शेयर लेना चाह रहा है। तो शेयर इक्विटी शेयर चाहे प्रेफरेंशियल शेयर कुछ भी ले सकता है। तो अब यहाँ पर भी कहानी ऐसा है चलो कि हम लोग तो डिवेंचर जब इशू किए थे तो प्रीमियम लेकर नहीं इशू किए थे, बट डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना था, 42 लाख रुपया ही ना फेस वैल्यू था डिवेंचर का, ठीक है। अब अगर हम एक शेयर हम डिवेंचर के बदले में शेयर दे रहे हैं, यानी 42 लाख के बदले में कुछ चीज दे रहे हैं, तो अगर एक शेयर का दाम 10 रुपये लगाते थे, यहाँ क्वेश्चन में हिंदी में 100 रुपये दिया हुआ है और इंग्लिश में 10 रुपये दिया हुआ है। तो हम लोग इंग्लिश से बना रहे हैं तो 10 रुपये लेके चलते हैं। तो शेयर का वैल्यू 10 रुपये है और उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम बोलता है कि हम शेयर भी इशू कर रहे हैं ना, तो प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो 10 रुपया का 5% प्रीमियम है, तो 50 पैसा प्रीमियम हुआ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 42 लाख को 10 रुपया 50 पैसा से भागा देंगे, तो 4 लाख शेयर आएगा। कितना आएगा, 4 लाख शेयर। यानी कि हम लोग वो डिवेंचर को वापस लेके 4 लाख शेयर दे रहे हैं। ये 4 लाख शेयर कैसे दे रहे हैं, देखिए 4 लाख शेयर का असली दाम 10 रुपया था, बट 4 लाख शेयर पर 50 पैसा प्रीमियम भी तो ले रहे हैं। तो जब हम डिवेंचर को वापस लेके बदले में शेयर देते हैं, कन्वर्शन का एंट्री करते हैं, तो डिवेंचर डेबिट हो जाता है। डिवेंचर क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ये जो डिवेंचर क्रेडिट था ना यहाँ पर, ये क्या हो जाता है, ये डेबिट हो जाता है। और बदले में क्या चीज दे रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए और सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो ले रहे हैं हम, ये हमारी कंपनी के लिए फायदा है। तब देखिए 4 लाख शेयर का असली अमाउंट 10 रुपया था, तो यहाँ 40 लाख हो गया और 4 लाख शेयर का 50 पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ 2 लाख हो गया। ये 40 लाख 2 लाख कितना हो गया, 42 लाख की एंट्री हो गया। तो ये दोनों इशू का एंट्री हो गया, ये कन्वर्सन का एंट्री हो गया। अब अगर आप उस क्वेश्चन को 100 रुपया मान के चलते, सपोज मान लीजिए कि अभी 2 तरह क्वेश्चन गलत दे दिया है, गलत क्या दे दिया, हम लोग को प्रैक्टिस करने का मौका दे दिया है। तो चलिए अब 42 लाख रुपया हमको देना है कन्वर्सन में, एक शेयर का दाम 100 रुपया लगा रहे हैं, तो 5 रुपया प्रीमियम है। तो जहाँ पर हम 10.5 से भागा दिए थे ना, 4,20,000 को हम लोग डिवाइड किए थे 10.5 रुपये से ना, अब इसको 105 रुपये से डिवाइड कर रहे हैं। कितना से कर रहे हैं, 105 से। तो इसको जब हम लोग भागा दिए थे, याद है 4 लाख आया था ना, अब 40,000 आएगा। कितना आएगा, 40,000। तो कुछ नहीं, यहाँ नंबर ऑफ शेयर कम आ गए, तो यहाँ पर एक जीरो कम करिएगा। यानी जहाँ पर हम 4 लाख गुने 10 किए थे ना, यहाँ 40,000 गुने 100 करेंगे, तब भी तो वही आएगा 40 लाख। और यहाँ प्रीमियम में भी प्रीमियम 5 रुपया था, अब 40,000 और गुने 5 करेंगे तो ऐसे भी तो ये लाख आएगा। ये कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आया क्या समझ में आया। 100 रुपया देगा तभी बना देंगे और 10 देगा तभी बना देंगे, तो हो गया कि नहीं हो गया बताइए। किसी भी व्यवसाय का औकात गुडविल है, औकात बोलना ठीक नहीं है, तो सीधे लिखना है गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है जिसको फर्म की ख्याति के नाम से जाना जाता है। फर्म पिछले कई वर्षों से जो लाभ अर्जित कर रही है उसका परिणाम है गुडविल, यानी कि एक अदृश्य संपत्ति है, यानी उसका नाम की वजह से। यानी कि अगर फर्म व्यवसाय से कुछ लोन लेना चाहती है तो उसे लोन आराम से मिल जाएगा। तो जिसका क्रेडिट अच्छा होता है, उसकी गुडविल अच्छी होती है, उसे लोन वगैरह आसानी से मिल जाता है। तो गुडविल को यहाँ पर मॉनेटरी वैल्यू में मूल्यांकन किया जाता है, यानी फर्म की गुडविल 1 लाख है कि 2 लाख है कि 3 लाख है। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है गुडविल के मूल्यांकन की 2 विधियों को बताइए। तो देखो ऐसे तो कई विधि होता है, इसमें पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, हाँ। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ 2 ही बताना है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अब एक एक करके डिटेल करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने क्या तरीका है,
जैसे सपोज मान लीजिए कि आपका 5 साल का लाभ दे दिया है, तो 5 ईयर्स का लाभ में दे दिया। जैसे पहले साल का 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, दूसरे साल मान लीजिए 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तीसरे साल मान लीजिए कि 20,000 रुपये का प्रॉफिट है, चौथे साल मान लीजिए कि 50,000 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है, और 5वें साल मान लीजिए कि 30,000 का प्रॉफिट है। यही प्रॉफिट है। तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ के, जैसे यहाँ सब जगह क्या किए, प्लस का चिन्ह दे दिए हम लोग, और प्लस का चिन्ह दे करके, और कै साल है, 5 साल है, 1 2 3 4 5 से भागा दे दिए। आप देखिए ऊपर में कितना आया, 4 लाख आया जोड़ के, और डिवाइडेड बाई 5 तो कितना हो गया, 80,000। तो एक मेथड हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसमें गुडविल कितना होगा, तो जितना बोला था, कभी बोला रहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूएट एट 3 years परचेजेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 गुना बोला हुआ है। तो अब 80,000 और इंटू यहाँ पर 3 हो गया, तो 8 या 24, यानी आपकी फर्म का गुडविल 2,40,000 है। तो गुडविल एक संपत्ति है ना, जो आपके मेहनत और आपके त्याग और समर्पण का परिणाम है। लिख सकते हैं आप, नया पार्टनर जब आता है तो कैपिटल के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी लाता है ना, उसे गुडविल कहते हैं। वो पैसा बाकी पार्टनर में बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा जो तरीका था, जिसको हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड बोल रहे थे, सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से जब गुडविल को हम लोग निकालते हैं ना, इसका फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो सपोज मान लीजिए यही क्वेश्चन में आपका एवरेज प्रॉफिट तो मान लीजिए 80,000 पता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड, आपका बिजनेस में टोटल कैपिटल मान लीजिए 5 लाख रुपए का लगा हुआ है, ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट का परसेंटेज मान लीजिए 10% है। मतलब इसी तरह का दूसरा कोई व्यवसाय आप करते तो कम से कम आपका 10% का कमाई होता है, ऐसा बोला हुआ है। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, आप मान लीजिए आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 5 लाख है। अब इसी तरह का सिमिलर बिजनेस में 10% आप कमा ही लेते हैं मोटा मोटी, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 हुआ। तो इस तरह से अगर हम सुपर प्रॉफिट निकालना चाहें बच्चा लोग, तो फॉर्मूला तुमको क्या बताया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो मान लो एवरेज प्रॉफिट 80,000 था मेरा, इसी क्वेश्चन से एग्जांपल ले लेते हैं, और माइनस 50,000, तो तुम्हारा कितना आया, 30,000। तो ये जो 30,000 आया इसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो सुपर प्रॉफिट का कितना गुना बोला हुआ है, तो सपोज मान लो 3 गुना बोला हुआ है, तो यहाँ पर इस हिसाब से गुडविल कितना हुआ, 90,000 हो गया। तो ये हो गया हमारा गुडविल का कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन है 51 नंबर में, क्या लिखता है कि एबीसी एक फर्म में पार्टनर है और इक्वल पार्टनर है, इसलिए यहाँ पर रेशियो 1:1:1 हो गया। अब बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें कैपिटल है 30,000 और क्रेडिटर का वैल्यू दिया हुआ है 60,000, ठीक है, और एसेट साइड में फिक्स एसेट, करंट एसेट और कैश दिया हुआ है। सबका टोटल करते हैं 1,50,000 है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सभी संपत्तियों से 10% कम प्राप्त हुआ, एसेट्स रियलाइज लेस देन 10%, और बोलता है कि क्रेडिटर को पूरा भुगतान कर दिया गया, क्रेडिटर 60,000 इसको पेमेंट पूरा कर दिया गया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ बड़ा अक्षर लिख दिए ताकि आपको दिखाई दे 500। और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज क्या होता है, कभी कभी जितना लायबिलिटीज है उससे ज़्यादा देना पड़ता है, बकाया 500 रुपये, ये भी हमको देना पड़ गया है। अब इस क्वेश्चन बोलता है ना कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो आइए आपको पहले रियलाइजेशन अकाउंट बताते हैं कैसे बनता है। देखिए जब कोई भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है ना, तो संपत्तियों की वसूली करने के लिए और दायित्वों का भुगतान करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं, उसको रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे लेजर का फॉर्मेट होता है वैसे ही बनाइएगा, यहाँ पर पार्टिकुलर अमाउंट ऐसे बना लिया। अब इसका नियम क्या है कि जितने एसेट्स को आप वसूली करते हैं, जैसे कैश तो खुद एसेट से वसूला हुआ, उसका लिस्ट नहीं बनाइएगा, केवल एसेट्स का लिस्ट बनाइएगा। तो यहाँ पर डेबिट में 2 लिख के फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ है, आप यहाँ पर 1 लाख चढ़ा दीजिए। दूसरा आप देखिए यहाँ पर करंट एसेट का वैल्यू 40,000 दिया हुआ है, करंट एसेट्स यहाँ पर लिख दिया 40,000। लिस्टिंग का काम बता दिए, ठीक ना। देखिए जो दायां साइड है उसका बायां में लिस्ट बन गया है। अब लायबिलिटीज में कौन है, तो यहाँ लायबिलिटीज में सिर्फ एक ही नजर आ रहा है हमको, क्रेडिटर। तो यहाँ पर बाई आउटसाइडेड लायबिलिटीज जिसको बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को हमको कितना पेमेंट करना है, 60,000 दिखा दिया है। अब एसेट से जो भी रियलाइज होगा पैसा वो इधर रियलाइज होगा, तो यहाँ पर बाई कैश अकाउंट लिख दिए। अब देखिए फिक्स एसेट में 10% कम मिल रहा है, तो 1 लाख का फिक्स एसेट है, 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। तो 1 लाख में 10,000 गया, तो फिक्स एसेट से आपको सिर्फ कितना मिला है, 90,000। करेंट एसेट आपका 40,000 है, 40,000 का 10% 4,000 हुआ, तो 40,000 में 4,000 गया तो 36,000, यानी कि 36,000 आपको करेंट एसेट से रियलाइज हुआ। फिक्स एसेट करेंट एसेट दोनों रियलाइज हो गया, तो आपको टोटल 1,26,000 रुपया रियलाइज हुआ मिला। तो देखिए एसेट से हम लोग रियलाइज कर लिए, अब लायबिलिटीज का पेमेंट हमको यहाँ करना है।
तो यहाँ पर टू कैश या बैंक जो भी आपके पास है, आपका क्वेश्चन में कैश है, आप बैंक पे लिखिएगा तो चलेगा। तो आप जो पेमेंट करेंगे ना, तो पहले क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे आप, तो यहाँ पर लिखिए क्रेडिटर। लिखा भी है क्वेश्चन में कि क्रेडिटर को फुल पेमेंट किया गया, तो आप क्रेडिटर को 60,000 पेमेंट किया गया। यस सर। लेकिन यहाँ एक बात और बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज भी देना पड़ा 500, तो यहाँ पर लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 500 रुपये देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा। और सुनिए एक्सपेंसेस का भी देना पड़ा आपको 500 रुपये। रियलाइजेशन का काम कोई आदमी ना करता होगा, तो टोटल आप 60 और 61,000 रुपये पेमेंट कर दिए। अब आपको ये देखना है ना कि आपका डेबिट साइड का बड़ा है या क्रेडिट साइड का बड़ा है। तो आपका डेबिट साइड का टोटल कितना हो गया, देखिए ये दोनों मिलके 1 लाख 2,01,000 हो रहा है। कितना हो रहा है? और क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 1,86,000। डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, तो आप डेबिट साइड का टोटल में 2,01,000 लिख दीजिए आराम से। यही टोटल 2,01,000 आपको यहाँ भी लिख देना है, लिख दिए। अब देखिए 2,01,000 आपका डेबिट का टोटल है और क्रेडिट का टोटल में 60 20 80 6 86 1,86,000 है कि नहीं। तो 0 0 0 11 में से 6 गया 5 और यहाँ कितना हो गया 9 में से 8 गया 1, तो कितना बचा 15,000। तो 15,000 इधर ना बैलेंस आया, तो लॉस है। तो लॉस को पार्टनर में बांट देंगे, तो यहाँ भाई पार्टनर्स का यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। अब कितना पार्टनर है, ए है, बी है और सी है। तो 15,000 को बराबर बराबर बांट देंगे। तो 3 से भागा दे दीजिएगा, 5,000 5,000 5,000। तो यही रियलाइजेशन अकाउंट यही हो गया, ठीक है। अगर और आगे बोला होता तो हम लोग रियलाइजेशन के बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और फिर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाते, ठीक है। ये भी समझ में आया कि नहीं आया? तो बस इतना ही बोल रहा है कितने बोला बनाने का सर। हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन 52 नंबर। तो क्वेश्चन का जो है लाइनिंग सही नहीं है, यानी गलत टाइप से छप गया है। इसको सही करने के लिए क्वेश्चन को नोट कर दी सिधाई पर, मतलब कैश के सामने अमाउंट नहीं दिखाई दे रहा था। अब देखिए शेयर कैपिटल है 2 लाख का। अब ये जो है ना यहाँ भी एक गलती यहाँ तो सही कर दिया है, यहाँ 2023 है, क्या है, अच्छा यहाँ तक आ रहा है। हाँ, यहाँ पर जो है 47,000 दे दिया था, इसको 43,000 रुपया करना, ठीक है। तो इसको भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसका टोटल करके 3,18,000 नहीं आ रहा था, तो इसको 43 कर लीजिएगा। और यहाँ पर ठीक दे दिया 2023 और यहाँ 2024, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ एसेट में लैंड, स्टॉक, ट्रेड और कैश दे दिया है, ठीक है। तो अब चलिए इसको बनाते हैं कैसे। ऐसे इसका आंसर कितना आना चाहिए, क्लोजिंग वाला आंसर के बराबर आता है ना आंसर। ये 47,000 ही मैच करना चाहिए आंसर, आना चाहिए ना। जब भी कभी कैश फ्लो बनाते हैं ना, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो क्लोजिंग होता है उसके बराबर आंसर आता है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा भाई, तो सबसे पहले आप ऊपर में हेडिंग डाल दीजिएगा, जो भी आप लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और हम लोग जो मेथड बनाते हैं उस मेथड का नाम क्या पता है, इनडायरेक्ट मेथड है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड लिख दीजिएगा, टीचर को जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। यहाँ 2 लाइनिंग खींच लीजिएगा। अब आप जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, डिप्रिसिएशन, रिजर्व, ये सब का काम करते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कैश, याद आ रहा है, भूला गया, कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडरलाइन कर दिए। तो सबसे पहले यहाँ पीएल अकाउंट का नंबर आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग में 10,000 था, क्लोजिंग में 25,000 हो गया। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 15,000 का। तो 15,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है, एक काम हो गया हमारा। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 2 काम और ध्यान देना, जो हिंदू मुस्लिम वाला बताए थे कहानी, कि लाइबिलिटीज अगर घटता है तो घटाओ और बढ़ता है तो बढ़ाओ। और एसेट्स में उल्टा होता है, करेंट एसेट्स में, जैसे देखो करंट लाइबिलिटीज में ये करंट लाइबिलिटीज है कि नहीं, ट्रेड पेएबल। अब करंट एसेट्स में कौन है, स्टॉक है करंट एसेट्स, और ट्रेड पेएबल भी है करंट एसेट्स। लेकिन कैश को करंट एसेट्स यहाँ नहीं माना जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इसका एक अलग जगह होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो 2 को करंट एसेट्स है और 1 को करंट लाइबिलिटीज है। तो करंट लाइबिलिटीज का मेथड है कि अगर करंट लाइबिलिटीज मेरा घट रहा है तो घटाएंगे, यानी लेस में जाएगा। तो लेस यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर। अब कितना डिक्रीज हुआ, तो क्रेडिटर मेरा 70,000 था और हो गया कितना 43,000। तो 70 में से 43 माइनस कर दो, 10 में से 3 गया 7, 6 में से 4 गया 2, 27,000 रुपये का माइनस आया। ये 27,000 माइनस में गया, ठीक है। अब करेंट ऐसे देखो, स्टॉक मेरा 80,000 था, हो गया 90,000, बढ़ा ना, याद है स्टॉक बढ़ता तो क्या करते हैं, गलत, एकदम गलत, लेस। करेंट एसेट्स में उल्टा काम होता है, यहाँ होता है इंक्रीज इन स्टॉक। अब यहाँ पर कितना था 80 था, 90 हो गया, तो 10,000 ये भी कहाँ जाएगा, लेस में जाएगा, ठीक है। अब आइए ट्रेड रिसीवेबल, 1,20,000 था, हो गया 1,15,000, घटा है ना, तो ये ऐड हो जाएगा। हाँ, डिक्रीज इन क्या था,
ट्रेड रिसीवेबल TR कर देते हैं, समझ जाइएगा, 5000 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटिंग में इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो इसको जो है ना हम लोग बाहर ले जाते हैं। तो 15,000 और 5,000 कितना हो गया, 20,000। 20,000। तो 20,000 रुपये मेरा पॉजिटिव में आ रहा है, निगेटिव में 27 और 10 37 निगेटिव में आ रहा है, तो 17,000 मेरा निगेटिव में जा रहा है। तो निगेटिव को क्या लिखते थे, याद है, नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी यूज्ड हो गया ये। दूसरा नंबर हम लोग बी नंबर बनाते थे, कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यहाँ पूरा लिख लीजिएगा आप अच्छा से, जगह कम है थोड़ा बचाना भी लोग। तो अब इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, देखिए तो यहाँ पर एक ही चीज़ है, लैंड, फिक्स एसेट होता है इन्वेस्टिंग होता है। ठीक है, तो लैंड का वैल्यू कितना था यहाँ बताइए, 50,000 था, और हो गया कितना 66,000। तो 16,000 बढ़ा। तो आप सोचिए लैंड बढ़ा कैसे होगा, परचेज किए होंगे, तो परचेज किए होंगे, पैसा आया होगा, गया होगा, लेस यहाँ पर लिखेंगे हम लोग परचेज ऑफ लैंड। तो 16,000 माइनस में आएगा कि नहीं, बोलिए माइनस में आएगा। तो देखिए आपका ये माइनस में आ गया है ना, आया। और कुछ है इसमें, नहीं है, यही 16,000 हमारा डायरेक्ट यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि इसका कुछ है ही नहीं। यहाँ क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो ये नेट कैश यूज्ड हो गया। अब सी नंबर में आएंगे हम लोग, फाइनेंसिंग। हाँ, मतलब यहाँ लिख देते हैं कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, थोड़ा शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा। अब फाइनेंसिंग में क्या है, यहाँ एक ही आइटम फाइनेंसिंग में शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर था, हो गया कितना 2,50,000। तो 50,000 इशू हुआ तो एड होगा, पैसा आया होगा, एड यहाँ लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो 50,000 रुपया मेरा इशू हुआ, तो यही वाला डायरेक्ट यहाँ भी करते हैं क्या, एक ही आइटम है तो क्या है, फिर नेट कैश फ्लो हो जाएगा हमारा। अब इसको आप प्लस कीजिए आप, तो कितना होगा, देखिए 17 और 16 23 होता है। तो देखिए अभी तक आपका 50,000 था, और फिर 23,000 सॉरी 33,000 माइनस हो जाएगा, 10 में से 7, 4 में से 1, 17,000 आपका पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। तो पॉजिटिव आया, इसको लिखते हैं नेट इंक्रीज इन कैश। अगर निगेटिव आता तो क्या करते हैं, डिक्रीज। एकदम सही बात है, डिक्रीज इन कैश लिखते हैं। अब एक आइटम बच रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ना लिखते हैं एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग मतलब जैसे कैश देखिए बिगिनिंग में स्टार्टिंग में 30,000, तो ये एड होता है, और आपको पहले बताया था आंसर आपका क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए। तो आप देखिए जोड़ के आ गया आंसर, क्लोजिंग के बराबर आपका आंसर आ गया। तो यहाँ लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड ऑफ द ईयर, यही आपका आंसर हो गया। समझ लेना बढ़िया से।